हेलो दोस्तों, आप सभी का स्टूडेंट मैजिक क्लब में स्वागत है। आज हम लेकर आए हैं 50 क्वेश्चन फुल डिस्कशन के साथ। आपको ये सभी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट होगा। बिहार दरोगा, बिहार एसएससी, बिहार पुलिस, बीपीएससी टीचर, जिसके लिए भी इस 50 क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट। इसमें करेंट अफेयर, जीके, जीएस सारा चीज का मिक्स किया गया है। आप सब जरूर एक बार इस वीडियो को शुरू से अंत देखिएगा, आपको जरूर एग्जाम में फायदा होगा। तो चलते हैं आगे, क्वेश्चन देख लेते हैं। चलिए, फर्स्ट क्वेश्चन आप सबके लिए, चलिए देखिए वर्ष, फर्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। वर्ष 2025 में किस मशहूर साहित्यकार को ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो ज्ञानपीठ पुरस्कार को वर्ष 2025 का मिला है विनोद कुमार सुक्कुल को। ऑप्शन नंबर 3 इसका सही हो जाएगा। आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। अप्रैल 2025 में वक्फ संशोधन बिल 2025 लोकसभा में किसने पेश किया है? वक्फ 2025 संशोधन बिल जो पेश किया था, ये किरण रिजिजू पेश किए हैं। किरण रिजिजू। ऑप्शन नंबर 2 सही होगा। क्वेश्चन नंबर 2 का ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। अगर नरेंद्र मोदी की बात करें तो ये भारत का भी प्रधानमंत्री होगा। अमित शाह गृह मंत्री हो जाएंगे, गृह मंत्री, और ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 3 का। क्वेश्चन नंबर 3, मुंबई इंडियंस ने 2025 में महिला प्रीमियर लीग फाइनल में किसको हरा करके महिला प्रीमियर लीग का खिताब जीता है? तो महिला प्रीमियर लीग का जो आईपीएल होता है महिला वाला, उसके बारे में पूछ रहा है। तो मुंबई इंडियंस जीता है। मुंबई इंडियंस जीता, किसको हरा कर जीता है? तो दिल्ली कैपिटल को हरा कर जीता था। दिल्ली कैपिटल। अगर महिला प्रीमियर लीग का अगर हम बात करते हैं तो 2023 में यह स्टार्ट हुआ था। सबसे पहली बार मुंबई इंडियंस जीता था, मुंबई इंडियंस जीता था। अगर 2024 का अगर हम बात करते हैं, 2024 में आपको रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर जीता था, रॉयल बेंगलोर 2024 में। 2025 में मुंबई इंडियंस जीता है। 2025 का मुंबई इंडियंस ये दिल्ली कैपिटल को हराकर जीता था। आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में देखते हैं, यूनेस्को के विश्व धरोहर स्थल में यूनेस्को के द्वारा विश्व धरोहर स्थल में संभावित सूची में शामिल कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? यूनेस्को के विश्व धरोहर सूची में कांगेर घाटी किस राज्य में स्थित है? तो कांगेर घाटी आपको छत्तीसगढ़ में मिलेगा। कांगेर घाटी कहाँ है? छत्तीसगढ़ में मिलेगा। आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं 5। भारत के मूल संविधान में क्रमशः कितने अनुच्छेद और कितनी अनुसूचियां हैं? मूल संविधान में अगर हम बात करते हैं तो मूल संविधान में आपको 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूची थी। अगर अभी वर्तमान का अगर हम बात करते हैं, वर्तमान में अगर अनुच्छेद की बात करते हैं तो 448 अनुच्छेद है। वर्तमान में 448 अनुच्छेद है। अगर अनुसूची की वर्तमान में बात करते हैं, वर्तमान में अगर अनुसूची की बात करते हैं तो 12 गो अनुसूची मिलेगा। अगर भाग की बात करते हैं, वर्तमान में भाग अगर 25 है, वर्तमान में भाग 25, अनुसूची 12 और वर्तमान में अनुच्छेद 448 हो जाएगा। मूल संविधान में 395 और 8 था। आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8, भारतीय संविधान द्वारा राष्ट्रगान को निम्नलिखित में से किस वर्ष अपनाया गया था? राष्ट्रगान को किस वर्ष अपनाया गया था? 1950 में। राष्ट्रगान को 1950, और राष्ट्रगीत अगर भी पूछेंगे तो वो भी 1950 में। 24 फरवरी 1950 को राष्ट्रीय गान को अपनाया गया था। क्वेश्चन नंबर 8। आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर, ये क्वेश्चन नंबर थोड़ा सा इधर उधर हो गया है, ये क्वेश्चन नंबर 6 है। क्वेश्चन नंबर 6 देख लेते हैं। मार्च 2025 में मॉरिशस का सर्वोच्च सम्मान पाने वाले पहले भारतीय कौन बने हैं? मॉरिशस के सर्वोच्च सम्मान पाने वाले पहले भारतीय की अगर बात पूछेंगे तो ये नरेंद्र मोदी। भारत के प्रधानमंत्री कौन हो जाएंगे? जनवरी, अच्छा ठीक है, थोड़ा सा उधर देख लेते हैं। 24 जनवरी वो होगा, ये 24 जनवरी 1950। चलिए आगे देख लेते हैं। इसका 6 का आंसर हो जाएगा 2 नंबर, नरेंद्र मोदी। पहले भारतीय कौन बने हैं? नरेंद्र मोदी। आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 देख लेते हैं। भारतीय संविधान में निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में
भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में 6 वर्ष से कम आयु के बच्चों के लिए प्रारंभिक बाल्यावस्था देखरेख और शिक्षा का उपबंध किया गया है? तो आपको ऑप्शन नंबर 1 इसका सही हो जाएगा, अनुच्छेद 45। अगर अनुच्छेद 44 की बात करते हैं तो समान सिविल संहिता, अनुच्छेद समान सिविल संहिता, समान सिविल संहिता। अगर समान सिविल संहिता की बात करते हैं तो अभी वर्तमान में आपको 2 राज्य में ये लागू किया गया है। पहले तो गोवा में लागू था पहले से, और वर्तमान में आपको उत्तराखंड में हाल ही में लागू किया गया है। समान सिविल संहिता उत्तराखंड में लागू किया है, पहले से गोवा में लागू था। तो क्वेश्चन नंबर 7 का ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 8, ये आपका पहले हो चुका है। क्वेश्चन नंबर 8 1950 होगा। आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में क्षेत्रफल की दृष्टि से बिहार का सबसे बड़ा जिला कौन सा है? क्षेत्रफल की दृष्टि से बिहार का सबसे बड़ा जिला अगर होगा तो पश्चिमी चंपारण। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा जिला पश्चिमी चंपारण। ये आपका सबसे उत्तरी जिला भी होता है, सबसे उत्तरी जिला भी मिलेगा कौन सा? पश्चिमी चंपारण। आगे अगर बात करते हैं सबसे छोटा जिला की, अगर हम बात करते हैं बिहार का अगर सबसे छोटा जिला की बात करते हैं क्षेत्रफल की दृष्टि से, तो ये आपको कौन सा हो जाएगा? शिवहर हो जाएगा। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा जिला। जनसंख्या की दृष्टि से अगर सबसे छोटा बात करेंगे तो ये शेखपुरा हो जाएगा, शेखपुरा हो जाएगा। आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10, ब्लैक होल सिद्धांत की खोज किसके द्वारा किया गया था? तो ब्लैक होल सिद्धांत के क्वेश्चन नंबर ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा, एस चंद्रशेखर के द्वारा। ब्लैक होल के लिए इनको नोबेल पुरस्कार मिला था 1983 में। एस चंद्रशेखर को नोबेल पुरस्कार 1983 में ब्लैक होल की खोज के लिए मिला था। आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 आपका सुनहरा चावल या गोल्डन राइस जिसको बोलते हैं, सुनहरा चावल या इसी को गोल्डन राइस बोलते हैं, भविष्य की ट्रांसजेनिक फसल है। इसका प्रमुख लक्षण क्या है? तो इसमें ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा, विटामिन ए की उच्च मात्रा। इसमें गोल्डन चावल में आपको विटामिन ए की उच्च मात्रा पाया जाता है। ये ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन 12 देख लेते हैं, कौन से स्थल डमरू मध्य उत्तरी अमेरिका और दक्षिणी अमेरिका को जोड़ता है? उत्तरी अमेरिका और दक्षिणी अमेरिका को कौन सा जल डमरू मध्य जोड़ता है? तो आपको ये पनामा जल डमरू मध्य हो जाएगा। पनामा जल डमरू मध्य उत्तरी अमेरिका और दक्षिणी अमेरिका को जोड़ता है। तो क्वेश्चन नंबर 12 का ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 देख लेते हैं, किस वर्ष महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन वापस लिया था? तो असहयोग आंदोलन के बारे में देख लेते हैं। असहयोग आंदोलन वापस जो लिया गया था 1922 में। अगर इसका डेट अगर हम बात करते हैं तो 11 फरवरी 1922 को वापस लिया गया था। 5 फरवरी को आपको चौरा चौरी कांड हुआ था। 5 फरवरी को चौरा चौरी कांड हुआ था। इसी के कारण से 1922 में आपको असहयोग आंदोलन को वापस ले लिया गया था। 1920 में असहयोग आंदोलन शुरू हुआ था। शुरू करने का अगर डेट हो तो 1920 में आपको असहयोग आंदोलन शुरू हुआ था, 1922 में इसको वापस ले लिया गया था। तो क्वेश्चन नंबर 13 का ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 14 का, गंधार कला शैली के अंतर्गत किसकी जीवन की तरह मूर्तियां बनाई गई है? गंधार कला में आपको किसकी जीवन की तरह मूर्तियां बनाई गई है? तो आपको महात्मा बुद्ध हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा, महात्मा बुद्ध हो जाएगा। अगर मथुरा शैली की हम बात करते हैं, मथुरा शैली में आपको सबसे पहले महात्मा बुद्ध की जो मूर्ति बनाया गया था मथुरा शैली में, महात्मा बुद्ध की मूर्ति सबसे पहले जो बनाया गया था वो किसमें? महात्मा बुद्ध की जो मूर्ति बनाया गया था सबसे पहले मथुरा शैली में। जीवन की तरह जो मूर्तियां बनाया गया था वो गंधार कला में बनाया गया था महात्मा बुद्ध का। आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन है, लाइफ ऑफ पाई नामक पुस्तक के लेखक कौन है? लाइफ ऑफ पाई नामक पुस्तक के लेखक है, बहुत इंपोर्टेंट ये बुक है। इसका आपको ऑप्शन नंबर 4 सही होगा, यान मार्टल इसका सही आंसर है। लाइफ ऑफ पाई नामक पुस्तक के लेखक हो गया। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16। हिमाचल प्रदेश का सबसे प्रसिद्ध लोक नृत्य कौन सा है?
हिमाचल प्रदेश का सबसे प्रसिद्ध लोक नृत्य आपको ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा, नाटी। नाटी आपको हिमाचल प्रदेश का सबसे प्रसिद्ध लोक नृत्य मिलेगा। आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 17। निम्नलिखित में से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के ऐतिहासिक लाहौर सत्र की अध्यक्षता कौन किए थे? लाहौर अधिवेशन हुआ था जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन, इसकी अध्यक्षता आपको जवाहरलाल नेहरू हो जाएगा। लाहौर अधिवेशन कब हुआ था? 1929 सॉरी, लाहौर अधिवेशन 1929। लाहौर अधिवेशन 1929, इसकी अध्यक्षता कौन किए थे? जवाहरलाल नेहरू किए थे। आपको इसी में पूर्ण स्वराज की मांग रखा गया था। पूर्ण स्वराज का लक्ष्य घोषित किया गया था 1929 लाहौर अधिवेशन में। आपको इसमें स्वाधीनता दिवस मनाने के लिए भी इसमें घोषणा किया गया था। स्वाधीनता दिवस आपको स्वाधीनता दिवस के रूप में 26 जनवरी 1930 पहला बार संविधान 26 जनवरी 1930 को स्वाधीनता दिवस के रूप में मनाया गया था। आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 18। हीराकुंड बांध किस नदी पे निर्मित है? हीराकुंड बांध आपको हो जाएगा महानदी। हीराकुंड बांध किस नदी पे निर्मित है? ये भारत का सबसे लंबा बांध है। ये आपको अगर लंबा बांध है तो ये 15 किलोमीटर है। कितना किलोमीटर? 15 किलोमीटर है। आपको ये 15 किलोमीटर और ये उड़ीसा में है। हीराकुंड बांध क्या उड़ीसा में है और ये किस नदी पे? महानदी पे बना हुआ है। क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 19 देख लेते हैं आगे। पादप रोगों में सबसे अधिक उत्तरदायी कारक कौन सा है? पादप रोगों में सबसे अधिक उत्तरदायी कारक आपको फफूंदी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 2 सही है। पादप रोगों का सबसे उत्तरदायी कारक कौन सा है? फफूंदी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 2 सही है। आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 देख लेते हैं। पंचशील समझौता की घोषणा किसके द्वारा किया गया था? तो पंचशील समझौता की घोषणा आपको भारत के प्रधानमंत्री उस टाइम थे जवाहरलाल नेहरू। ये पंचशील समझौता 1954 में हुआ था। पंचशील समझौता भारत और चीन के बीच में हुआ था। चीन और भारत के बीच में हुआ था पंचशील समझौता। घोषणा किए थे जवाहरलाल नेहरू। आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 21। क्या 20 तक 50 तक? चलिए 50 क्वेश्चन है। चलिए भारत के महान्यवादी की नियुक्ति किसके द्वारा किया जाता है? भारत की महान्यवादी की अगर नियुक्ति की बात करते हैं तो ये राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। भारत की महान्यवादी की अगर हम अनुच्छेद की बात करते हैं, भारत का महान्यवादी किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 76 में है। अनुच्छेद 76 में अगर हम राष्ट्रपति की बात करते हैं तो किस अनुच्छेद में आएगा? अनुच्छेद 52 में। प्रधानमंत्री की बात करते हैं तो अनुच्छेद 75 में। तो इसका ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा, राष्ट्रपति। आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 22। किसने कहा था कि भारत की एकमात्र आशा उसकी जनता से है? उच्च वर्ग शारीरिक एवं नैतिक रूप से मृत है। ये कौन बोले थे? तो ये आपको स्वामी विवेकानंद बोले थे। ऑप्शन नंबर 3 सही है। ये स्वामी विवेकानंद बोले थे भारत की एकमात्र आशा उसकी जनता है और उच्च वर्ग शारीरिक एवं नैतिक रूप से मित्र है। आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23। उत्तर कोरिया और दक्षिण कोरिया के बीच में सीमा रेखा को क्या बोलते हैं? उत्तर कोरिया और दक्षिण कोरिया के सीमा रेखा को क्या कहते हैं? 38वीं समानांतर रेखा। 38वीं समानांतर रेखा उत्तर कोरिया और दक्षिण कोरिया। अगर रेड क्लिफ की बात करते हैं तो ये भारत और पाकिस्तान के बीच में है। भारत और पाकिस्तान के बीच में रेड क्लिफ। 49वीं समानांतर रेखा की बात करते हैं तो आपको यूएसए मतलब अमेरिका और कनाडा। यूएसए और कनाडा। अगर 17वीं समानांतर रेखा की बात करते हैं तो उत्तरी वियतनाम और दक्षिणी वियतनाम। और दक्षिणी वियतनाम। ऑप्शन नंबर 3 इसका सही हो जाएगा। ऑप्शन 38वीं समानांतर रेखा। आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 24। अम्ल हो जाएगा, ये थोड़ा गलत लिखाया हुआ है, अम्ल हो जाएगा। अम्ल वे पदार्थ हैं जो नीले लिटमस पत्र को लाल कर देते हैं। ऑप्शन नंबर
3 हो जाएगा। नीले लिटमस पथ को लाल कर देते हैं। ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा इसका। आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 25। पृथ्वी के सतह से h ऊंचाई तक एक उपग्रह पृथ्वी की चारों ओर चक्कर लगा रहा है, चारों ओर चक्कर लगा रहा है। यदि ऊंचाई h बढ़ा दिया जाए तो उपग्रह का आवर्तकाल क्या होगा? अगर ऊंचाई h बढ़ा दिया जाता है तो इसका आवर्तकाल होता है बढ़ जाता है। इसका आवर्तकाल क्या होता है? बढ़ जाता है। आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 26। क्वेश्चन नंबर 26 दूरदृष्टि को दूर करने के लिए उपयोग किया जाता है। दूरदृष्टि को दूर करने के लिए उपयोग में लाते हैं। तो दूरदृष्टि को दूर करने के लिए आपको उत्तल लेंस, ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। अगर यही निकट दृष्टि के दोष को दूर करने के लिए, निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए अवतल लेंस का प्रयोग करते हैं। अवतल लेंस का प्रयोग करते हैं दूर दृष्टि और निकट दृष्टि, और इसका ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 27। ध्वनि का डॉपलर प्रभाव उत्पन्न होता है जबकि स्रोत और श्रोता, ध्वनि का डॉपलर प्रभाव उत्पन्न होता है जबकि स्रोत और श्रोता इसका ये ऑप्शन आपेक्षिक गति में हो, आपेक्षिक गति में हो तभी आपको ध्वनि की डॉपलर प्रभाव उत्पन्न होता है। तो ऑप्शन नंबर 3 का सही हो जाएगा, 27 का 3। आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 28। निम्न में से पादप हार्मोन पौधे की वृद्धि को रोकता है। कौन सा पादप हार्मोन है जो पौधे की वृद्धि को रोकता है? तो ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा, एब्सिसिक अम्ल, जो आपको पौधे की वृद्धि को रोकता है। ऑक्सिन की अगर हम बात करते हैं तो ये पौधे की वृद्धि को नियंत्रित करता है, ये पौधे की वृद्धि को नियंत्रित करता है। साइटोकाइनिन आपको ये जड़ और तना में पाया जाता है। आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 29। क्वेश्चन नंबर 29 देखो, निम्नलिखित में से किस देश 2026 में राष्ट्रमंडल खेल का आयोजित किए जाएंगे? राष्ट्रमंडल खेल 2026 का आयोजन किस देश में किया जाएगा? तो आपको ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा, स्कॉटलैंड। 2026 में राष्ट्रमंडल खेल का आयोजन किया जाएगा। अगर राष्ट्रमंडल की हम बात करते हैं तो राष्ट्रमंडल खेल का सबसे पहली बार 1930 में आयोजन किया गया था और यह कनाडा में हुआ था। सबसे पहली बार 1930 में कनाडा के हैमिल्टन शहर में इसका आयोजन किया गया था 1930 में। अभी 2026 में कहां होगा? स्कॉटलैंड में होगा। आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 30। भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड के अध्यक्ष कौन बने हैं? भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड मतलब सेबी के अध्यक्ष कौन बने हैं? तो ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा, तुहिन कांत पांडे सेबी के अध्यक्ष। अगर सेबी की स्थापना की अगर हम बात करते हैं तो 1988 में सेबी की स्थापना कब हुआ था? 1988 में। अभी वर्तमान में अध्यक्ष कौन है? तुहिन कांत पांडे। देख लेते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 31। क्वेश्चन नंबर 31 आपको रामसर पुरस्कार 2025 में किसे सम्मानित किया गया है? रामसर पुरस्कार 2025 से किसे सम्मानित किया गया है? तो ऑप्शन नंबर 4 सही होगा, जय श्री वेंकटेशन। जय श्री वेंकटेशन को रामसर पुरस्कार 2025 से शामिल किया गया है। तो आपको आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 32। किस फिल्म को ने 2024 में सर्वश्रेष्ठ फिल्म, किस फिल्म को 2024 का सर्वश्रेष्ठ फिल्म का राष्ट्रीय पुरस्कार जीता है? तो किस फिल्म को? तो ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा, अट्टम को 2024 का सर्वश्रेष्ठ फिल्म का राष्ट्रीय पुरस्कार मिला था। अट्टम की अगर हम बात करते हैं तो एक मलयालम फिल्म है, ये एक मलयालम फिल्म है। यह अट्टायम को भी वर्ष 2024 का सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार मिला है। आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 33। वर्ष 2025 में दुनिया का सबसे शक्तिशाली, वर्ष 2025 में किस देश में दुनिया का सबसे शक्तिशाली हाइड्रोजन चालित ट्रेन का विकसित किया गया? दुनिया का सबसे शक्तिशाली हाइड्रोजन संचालित ट्रेन, तो ये अपना भारत हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। ये आपको 1200 हॉर्स पावर का ये आपका ट्रेन है, हाइड्रोजन शक्तिशाली ट्रेन है, ये भारत के द्वारा विकसित किया गया। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 34। कर्क रेखा तथा मकर रेखा के मध्य, कर्क रेखा तथा मकर रेखा के बीच के क्षेत्र को क्या कहते हैं? कर्क रेखा और मकर रेखा अगर देख लेते हैं, अगर ये पृथ्वी होता है, बीच से आपको विषुवत रेखा गुजरता है, इसके आपको उत्तरी साइड जाएंगे तो ये कर्क रेखा हो जाता है, ये कर्क रेखा। अगर ये नीचे में जाएंगे तो ये मकर रेखा हो जाता है। मकर, ये दोनों के बीच के क्षेत्र को वही पूछ रहा है, इस दोनों बीच के क्षेत्र को क्या बोलते हैं? तो इसको उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र बोलते हैं,
उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र। अगर शीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र जाएंगे तो आपको ये यहाँ के इस भी क्षेत्र को आपको शीतोष्ण मिलेगा, और सबसे ऊपर वाले क्षेत्र को जाएंगे तो शीत कटिबंध मिलेगा। तो इस तरह से सबसे बीच में होता है विषुवत रेखा होता है। तो ऑप्शन नंबर 3 सही होगा, उष्ण कटिबंधीय, मकर रेखा और कर्क रेखा के बीच के उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र बोलते हैं। आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 35। भारतीय संविधान के हस्ताक्षरकर्ताओं की कुल संख्या कितनी थी? जिस टाइम भारतीय संविधान बन रहा था उस टाइम कितने लोगों ने हस्ताक्षर किए थे? तो आपको 284 लोगों ने हस्ताक्षर किए थे। ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 36। शशि थरूर का द ग्रेट इंडियन नोवेल निम्नलिखित में से किस भारतीय महाकाव्य पर आधारित है? शशि थरूर द्वारा लिखा हुआ है द ग्रेट इंडियन नोवेल, ये किस भारतीय महाकाव्य पर आधारित है? तो ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा, महाभारत। ये महाभारत पे आधारित है। आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 37। क्वेश्चन नंबर 37 देख लेते हैं। बिहार में सर्वाधिक चाय का उत्पादन किस जिले में होता है? ये बहुत आसान क्वेश्चन आपको होगा। बिहार में सबसे अधिक चाय का उत्पादन किशनगंज जिला में होता है। किशनगंज की अगर हम बात करते हैं तो ये बिहार का सबसे पूर्वी जिला है। बिहार का सबसे पूर्वी जिला किशनगंज है। अगर और किशनगंज की बात करते हैं तो बिहार में सबसे पहले मानसून जो प्रवेश करता है, मानसून कहां से? किशनगंज से ही प्रवेश करता है। मानसून का प्रवेश कहां से होता है? किशनगंज से, सबसे पूर्वी जिला होगा। पश्चिमी चंपारण की बात करते हैं, क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा जिला है। और सबसे उत्तरी जिला भी आपको कौन सा मिलेगा? पश्चिमी चंपारण। कटिहार की अगर हम बात कर रहे हैं तो गंगा नदी सबसे लास्ट में कटिहार जिला से होकर पश्चिम बंगाल में प्रवेश करती है। आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 38। दिनार निम्नलिखित में से किस देश की मुद्रा है? दिनार किस देश की मुद्रा है? इराक की। ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। दिनार किस देश की मुद्रा है? इराक की मुद्रा है। आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 39। 1940 में व्यक्तिगत सत्याग्रह आंदोलन में शामिल होने वाले दूसरे व्यक्ति कौन थे? व्यक्तिगत सत्याग्रह आंदोलन में दूसरे व्यक्ति पूछ रहा है कौन थे? तो दूसरे व्यक्ति थे आपको जवाहरलाल नेहरू। दूसरे व्यक्ति जवाहरलाल नेहरू। पहले व्यक्ति अगर बात करेंगे तो विनोबा भावे, दूसरे व्यक्ति हो गया जवाहरलाल नेहरू। अगर तीसरे की बात करेंगे तो ब्रह्मदत्त। तीसरे कौन थे? ब्रह्मदत्त। और आपको व्यक्तिगत सत्याग्रह 1940 में स्टार्ट हुआ था, इसको स्टार्ट करने वाले थे गांधी जी। पवनार से ये स्टार्ट किए थे, पवनार नामक जगह से ये स्टार्ट किए थे। गांधी जी के द्वारा ये शुरू किया गया था। पहले सत्याग्रही विनोबा भावे, दूसरे सत्याग्रही जवाहरलाल नेहरू और तीसरे सत्याग्रही ब्रह्मदत्त थे। आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 40। क्वेश्चन नंबर 40, निम्नलिखित में से कौन मधुबनी चित्रकारी से संबंधित नहीं है? आपको इसमें ऑप्शन में छाटना है कौन से मधुबनी चित्रकला से संबंधित नहीं है। तो आपको मधु किश्वर हो जाएंगे। मधु किश्वर आपको ये एक लेखक है, मधु किश्वर लेखक है। मधुबनी चित्रकला की बात करते हैं तो ये आपको बिहार से संबंधित है। बिहार राज्य से मधुबनी चित्रकला संबंधित है। ये मधुबनी जिला में, दरभंगा जिला में, ये सब जिला में ये प्रसिद्ध है। आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 41। सबसे पहले राष्ट्रमंडल खेल का आयोजन कब हुआ था? ये अभी क्वेश्चन उधर भी बता दिए हैं। सबसे पहले राष्ट्रमंडल खेल का आयोजन जो हुआ था 1930 में। सबसे पहले राष्ट्रमंडल खेल का आयोजन 1930 में हुआ था। और ये हुआ था कहां? कनाडा में, कनाडा के हैमिल्टन शहर में। कनाडा के हैमिल्टन शहर में 1930 में हुआ था। आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 42। क्वेश्चन नंबर 42 आपको 5वीं पंचवर्षीय योजना का मूल उद्देश्य क्या था? 5वीं पंचवर्षीय योजना का मूल उद्देश्य था गरीबी हटाओ। 5वीं पंचवर्षीय योजना का मूल उद्देश्य गरीबी हटाओ। अगर 5वीं पंचवर्षीय योजना देख लेते हैं कब से कब तक है। अगर पहली पंचवर्षीय योजना 1951 से 56, 1951 से 56। अगर दूसरी पंचवर्षीय 1956 से 61। अगर तीसरी बात करते हैं 1961 से 66। और चौथा में आपको पहले योजना अवकाश हो गया था। योजना अवकाश आपको 1966 से 69। योजना अवकाश आपको 3। उसके बाद चौथी पंचवर्षीय योजना जो हो जाएगा 1969 से 74। और 5वीं हो जाएगा 1974 से
1978। तो ये हो जाएगा पांचवी का 1974 से 78। गरीबी हटाओ का नारा पांचवी पंचवर्षीय योजना में दिया गया। आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 43 का। चंबल नदी किस नदी का उप नदी है? मतलब सहायक नदी, उप नदी या सहायक नदी उसी को बोलते हैं। किस नदी में ये जाके मिलती है? तो चंबल नदी आपको यमुना नदी में जाके मिलती है। तो किसकी उप नदी हो जाएगा चंबल नदी? यमुना नदी। अगर चंबल नदी की बात करते हैं तो ये जनापाव की पहाड़ी से निकलता है। जनापाव की पहाड़ी से चंबल नदी निकलता है और जाके मिलता कहाँ है? यमुना नदी। अगर गंगा नदी की बात करते हैं तो गंगा नदी आपको गंगोत्री से निकलती है। इसका लंबाई 2525 किलोमीटर, इसका लंबाई हो जाएगा 2525। अगर बिहार में बात करते हैं गंगा नदी का तो ये 445 किलोमीटर, 445 किलोमीटर हो जाएगा और 2525 किलोमीटर आपको पूरे गंगा नदी की लंबाई हो जाएगा। आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 44। शांति और स्थिरता को बढ़ावा देने के लिए 2025 में गोल्डन मरकरी अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया है? 2025 का गोल्डन मरकरी अवार्ड शांति और स्थिरता को बढ़ावा देने के लिए ये आपको हो जाएगा दलाई लामा। ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। 44 का 3। आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 45। भारत में गरीबी का अनुमान आधार क्या है? गरीबी का जो अनुमान लगाया गया था उसका आधार क्या है? तो ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। इसका परिवार में उपयोग व्यय, इसी से आपको भारत में गरीबी का अनुमान लगाया जाता है। ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 46। भारतीय संविधान में संघवाद किस देश से लिया गया है? भारतीय संविधान में संघवाद आपको कनाडा के संविधान से लिया गया है। संघवाद कहां से? कनाडा से लिया गया है। आपको मौलिक अधिकार की अगर बात करेंगे तो अमेरिका से लिया गया है। मौलिक अधिकार अमेरिका से लिया गया है। अगर हम ऑस्ट्रेलिया की बात करते हैं तो प्रस्तावना में जो भाषा का प्रयोग किया गया है वो आपको ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 47। मैग्सेसे पुरस्कार से सम्मानित होने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? मैग्सेसे पुरस्कार से सम्मानित होने प्रथम भारतीय आपको आचार्य विनोबा भावे। कौन है? आचार्य विनोबा। अगर मैग्सेसे पुरस्कार का अगर बात करते हैं तो जो शुरू हुआ था 1957 में हुआ था। मैग्सेसे पुरस्कार का शुरुआत 1957 में, पहले भारतीय विनोबा भावे हैं। आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 48। पोस्ट ऑफिस के लेखक कौन है? पोस्ट ऑफिस के लेखक कौन है? तो पोस्ट ऑफिस के लेखक आपको रविंद्रनाथ टैगोर हो जाएंगे। पोस्ट ऑफिस के लेखक कौन है? रविंद्रनाथ टैगोर। आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 49। एक डाउन सिंड्रोम में बालक का लिंग गुणसूत्र होता है। डाउन सिंड्रोम में लिंग गुणसूत्र जो होता है वो XY हो जाता है, XY हो जाएगा। आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 50, आज का लास्ट क्वेश्चन। क्षेत्रफल की दृष्टि से निम्नलिखित में से कौन सा भारत का सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश है? क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश आपको लक्षद्वीप हो जाएगा। यही अगर सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश का बात करेंगे तो ये हो जाएगा लद्दाख। सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख हो जाएगा। अगर हम राज्य की बात करते हैं, राज्य में सबसे छोटा, भारत का सबसे छोटा राज्य क्षेत्रफल की दृष्टि से बात करेंगे तो यह गोवा हो जाएगा। अगर क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य की अगर बात करेंगे, क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा हो जाएगा राजस्थान हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 50 का। आज का लास्ट क्वेश्चन ये हो गया। अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो आप लोग एक बार लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, आप कमेंट करें। अगर कुछ कमी है तो उसको कमेंट करके जरूर बताएं। धन्यवाद। जय हिंद।